आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमन कामले। देश में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जो देश में असली मुद्दे जो थे, जिसके नाम पे वोट मांगे जाने चाहिए थे, वो मुद्दे कहीं नजर नहीं आते। विशेषतः जो बीजेपी के लोग हैं या प्रधानमंत्री मोदी हैं या आरएसएस के जो लोग हैं, इन्होंने चुनाव को फिर से भटकाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेशर्मी की हद पार कर दी है। उन्होंने पुलवामा शहीदों के नाम पे वोट मांगे। बताने के लिए कुछ नहीं है। सबको पता है कि सेना ने कहा था कि हमारे जो सैनिक हैं उन्हें हेलीकॉप्टर से भेजा जाए, लेकिन और क्योंकि कोई भी दहशतवादी हमला हो सकता है, ऐसी बात होने के बावजूद, इस तरह की एडवाइजरी मिलने के बावजूद जो है सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे 40 जवान जो है शहीद हुए। इसके बावजूद भी अपनी नाकामी को, अपनी बेशर्मी को छुपाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुलवामा शहीदों के नाम पे वोट मांगे, जबकि इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि शहीदों के नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद भी जो है प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के कार्यालय में इस तरह की बात कही। अब चुनाव आयोग इस पर क्या संज्ञान लेता है तो देखेंगे। यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी सीधे तौर पे जो है दलित हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला है। उन्होंने कहा कि आपके पास अगर अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। हालांकि बात ऐसी है कि विपक्ष के पास अली भी है, बजरंग बली भी है, लेकिन इनकी दाल नहीं गली है, इसलिए इनके दिल में मची खलबली है। तो इस तरह से जो बीजेपी की लोग हैं या फिर प्रधानमंत्री मोदी से लेके तो नीचे के तबके के जो लोग हैं, पूरी तरह से जो है आम मुद्दों पर वोट मांगना नहीं चाहते, क्योंकि ये पूरी तरह से लोगों के बीच एक्सपोज हो चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इस इलेक्शन में तकरीबन 600 जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं, कोई लेखक हो, कोई निर्माता है, कोई थिएटर आर्टिस्ट है, इन लोगों ने एक अपील जारी करके कहा है कि किसी भी सूरत में आपको बीजेपी को वोट नहीं देना है। इस देश की संवैधानिक संस्कृति को बचाना है, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाना है, तो आपको ये तय करना है कि किसी भी हालत में बीजेपी और आरएसएस के लोग फिर से चुनकर नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा संकट जो है इस देश के संविधान पे, इस देश की लोकशाही पे, संसदीय व्यवस्था पे और इंसानियत पे सबसे बड़ा जो है संकट आने वाला है। मैं आपको कह दूं कि बीते 5 सालों में जिस तरह से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक इस सरकार ने की है, आज तक किसी भी सरकार ने इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की थी। आपको पता है कि एससी एसटी एक्ट के बारे में, एससी एसटी एक्ट को कमज़ोर करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुई। जिस जज ने, 2 जज थे, एक जज अमित शाह के वकील थे, एक जज को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाया गया। सरकार ने कोई हालचाल नहीं की। जब तक 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन नहीं हुआ, तब तक एससी एसटी एक्ट को फिर से रिवाइव करने की कोई कोशिश नहीं हुई। 2 अप्रैल के आंदोलन के बाद में फिर बिल लाया गया। अभी भी फिर से सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन जो है, किसी लोगों ने फिर से उसको एक्ट को फिर से चैलेंज किया है। एससी एसटी बच्चों की स्कॉलरशिप, पूरे देश में जो है एससी एसटी का जो बजट है वो पूरी तरह से कम कर दिया गया है। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट प्लान था, उसे जो है खत्म कर दिया गया है। जो एससी एसटी के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान था, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, 4% प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, जिसके तहत एससी एसटी के जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनके कच्चे माल को सरकार को खरीदना अनिवार्य था, 4% माल को खरीदना अनिवार्य था, लेकिन 0.004% भी उससे खरीदा नहीं गया है। आपको पता है कि मुस्लिम समाज के ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक इस देश में हुए हैं। गोरक्षा के नाम पे हिंसा हुई है, बीफ का मांस खाने के लिए हत्याएं हुई है। अभी भी आसाम में 2 दिन पहले ही ऐसी एक घटना हुई कि एक बुजुर्ग शख्स को जो है घुटने के बल लाया गया। देश पे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की जो है पूरी तरह से जो है उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कई लोगों के जो है हत्या हुई है, चाहे वह लंकेश हो, कलबुर्गी हो, हमारे महाराष्ट्र के दाभोलकर और पानसरे हो। तो इस तरह से विचारवंतों की हत्या की गई है। आपको पता है कि 13 पॉइंट रोस्टर के माध्यम से इस देश के जो मनुवादी जज हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज और बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज, इन लोगों ने एससी एसटी ओबीसी के जो यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और टीचिंग स्टाफ की जो जगह निकलती है, जिसमें 13 पॉइंट रोस्टर के तहत आरक्षण था,
उसे खत्म कर दिया और 200 पॉइंट उसे के तहत आरक्षण की सिफारिश की डिपार्टमेंट वाइज, जिसके तहत तकरीबन 5 से 6 लाख हमारे SC ST और OBC के जो लोग हैं प्रभावित होने वाले थे। इस पर भी काफ़ी बहस हुई, काफ़ी हंगामा हुआ। सरकार ने आखिरी तक बात नहीं मानी, लेकिन जब बात सर के ऊपर चली गई तब उन्होंने ऑर्डिनेंस लाया, वो भी आखिरी कैबिनेट की मीटिंग में। आप इनकी मंशा को समझ सकते हैं। उसी के तहत रिजर्वेशन की जो बात है, रिजर्वेशन का बैकलॉग सबसे अधिक अगर किसी सरकार में आया है तो वो मोदी सरकार में आया है। इन्होंने रिजर्वेशन की हमारे जो वैकेंसीज थी उसे फिलअप नहीं की। इनकी सरकार का एक कैबिनेट मंत्री है अनंत हेगड़े, जो कर्नाटक से आता है। इसने खुलेआम सभा में कहा कि हम इस देश का संविधान बदलने आए हैं, हम इस देश में मनुस्मृति लाना चाहते हैं। इसका विरोध देश के प्रधानमंत्री ने भी नहीं किया, हमारे नागपुर के हेवीवेट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भी नहीं किया, बीजेपी के किसी भी मंत्री ने नहीं किया। हमारे जो एक आठवले है, जो मिनिस्टर है, उन्होंने हालांकि इसका विरोध जरूर किया, लेकिन उस विरोध को कोई मायने नहीं थे, क्योंकि वो तो बीजेपी की बगल बच्चे बने हुए हैं। तो ऐसे ही सिचुएशन के अंदर में जब देश में इस तरह का एक माहौल बना है, डर का माहौल है, भय का माहौल है, देश के लोगों की बोलने की आज़ादी को खतरा है, अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बात बोलते हैं तो आपको देशद्रोही कहा जाता है। ऐसे इस माहौल में आज तक की जो सरकारें बनी, इस तरह का कभी भी कोई वातावरण नहीं था। और आज आपके सामने चुनौती है, देश की जनता के सामने चुनौती है। जो देश विविधता से भरा हुआ है, यहाँ पे SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटीज़ है, क्रिश्चियन है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के विचारधारा है, अलग अलग तरह की संस्कृति है, लेकिन फिर भी इस संस्कृति को, इस विचारधारा को, इस विविधता को हमारे संविधान ने एकता में पिरोया है। लेकिन इस देश के बीजेपी और RSS के जो लोग हैं, वो नहीं चाहते कि देश में विविधता हो, देश में एकता हो, एकात्मता हो, सौहार्द हो, सद्भावना हो। वो इस देश में अमन नहीं चाहते, शांति नहीं चाहते, वो इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। और हमने देखा कि पिछले 5 सालों में इन्होंने केवल नफरत फैलाने का ही काम किया है, कोई भी ठोस काम नहीं किया है। इसलिए आज ये लोग रोजगार के बारे में नहीं कहते। जिन्होंने कहा था कि हम लोग 10 करोड़ रोजगार 5 साल में पैदा करेंगे, ये लोग रोजगार की बात नहीं करते, ये लोग 15 लाख की बात नहीं करते, ये लोग अच्छे दिन की बात नहीं करते, ये लोग सबका साथ सबका विकास की बात नहीं करते, क्योंकि 5 सालों में इन्होंने जो भी वायदे किए थे वो पूरी तरह से जो है फेल हुए हैं। और ऐसे ही सिचुएशन में आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमें इस देश की साझा विरासत जो इसको बचाना है। इस देश के लोग अमन प्रिय, शांतता प्रिय है। इस देश के लोग सभी धर्मों का, सभी जातियों का आदर करते हैं, सभी संस्कृति का आदर करते हैं। लेकिन इस देश की संस्कृति को मिटाने का काम RSS और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, आपने पिछले 5 सालों में देखा है। इसलिए आप सब लोग की जिम्मेदारी बनती है कि इस इलेक्शन में आपको किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में बीजेपी और RSS के लोगों को हराना है, इस विचारधारा को हराना है। क्योंकि ये जो इलेक्शन है, ये विचारधारा की लड़ाई है। और आप एक बात समझिए कि ये इलेक्शन इक्वेशन, इस इलेक्शन में जो है आपको इक्वेशन करना है, आपको सब्सट्रैक्शन नहीं करना है। इसलिए जो भी लोग बीजेपी को हराने में सक्षम है, ऐसे ही लोगों को आपको वोट करना है। आपका वोट आपको बर्बाद नहीं करना है। अगर आप यूपी में रहते हैं तो SP BSP गठबंधन आपके लिए एक चॉइस है। अगर आप बिहार में रहते हैं तो वहाँ का महागठबंधन आपके लिए चॉइस है। अगर आप साउथ इंडिया में रहते हैं तो वहाँ पे अलग अलग तरह के DMK है, या जनसेना BSP का गठबंधन है, या फिर कर्नाटक में कांग्रेस और JDS का गठबंधन है। तो अलग अलग स्टेट्स में, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की पार्टी सबसे आगे है। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो गठबंधन बने हैं, या फिर अलग अलग स्टेट्स में वहाँ की जो एक मौजूदा राजनीतिक पार्टी होगी जो सक्षम है बीजेपी को हराने में, ऐसे ही लोगों को आपको चुन के देना है, वोट देकर चुन के देना है। क्योंकि ये सब जो लोग हैं जो अपार्ट फ्रॉम बीजेपी और उनके अलाइंस, ये लोग संविधान के विरोधी हैं, ये लोग संसदीय लोकतंत्र के विरोधी है, ये लोग इंसानियत के विरोधी है। और जो इनके खिलाफ में जो गठबंधन है, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, BSP हो, CPM हो, CPI हो, तृणमूल कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, DMK हो, या अन्य कोई जो भी पार्टी है, JDS है, ये लोग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले हैं, संविधान को बचाने वाले लोग हैं। ये देश के साझा विरासत को कभी भी आँच नहीं आने देंगे। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के वोटिंग करना है कि आपको किसे वोट करना है, क्योंकि आपका हर एक वोट अमूल्य है। आपके वोट से इस देश की तकदीर बदलने वाली है, देश की तस्वीर बदलने वाली है। और इस देश में किस तरह की संस्कृति आपको चाहिए, एक तरफ मनु की संस्कृति है,
दूसरे तरफ जो है संविधान की संस्कृति है, हमारे साझा विरासत की संस्कृति है। इस देश में जो है एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, क्रिश्चियन या अन्य कोई भी जो घटक समाज है, इस समाज को इकट्ठा रहना है, इस समाज को सद्भाव के साथ में रहना है। तो आपको इस देश की जो फैसिस्ट ताकतें हैं, जो इस देश में अमन नहीं चाहती, जो इस देश में नफरत चाहती है, जिन्होंने पिछले 5 सालों में मॉब लिंचिंग के माध्यम से हो या अन्य कई माध्यम से हो इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है, ऐसे लोगों को आपको सत्ता से दूर रखना है। यह आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमारा देश जो है विविधता से भरा हुआ है। हमारे देश में आज तक कई शासक आए, कई मुगल शासक आए, लेकिन आज तक हमारे देश की संस्कृति को वो मिटा नहीं पाए। हमारे देश की संस्कृति को वो उस पर वो कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन आज जिनका आज़ादी में कोई योगदान नहीं था, जिन्होंने हमेशा जो है जो भी शासक वर्ग रहा है उनकी गुलामी की है, जिन्होंने हमेशा जो है इस देश में जातिवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की, जिन्होंने जातीय निर्माण की है, जिन्होंने देश में जाति भेद निर्माण किया है, ऐसे मनोवादी लोगों को आपको किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में इस देश में फिर से सत्ता में आसीन नहीं होने देना है। इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश करते हैं, जैसा कि देश के 600 लोगों ने, बॉलीवुड के लोगों ने इस तरह की गुजारिश की, देश के जो बुद्धिवंत लोग हैं, जो एक इंटेलेक्चुअल मॉब है, उन्होंने गुजारिश की है, तो हम भी गुजारिश करते हैं कि आप किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से फैसिस्ट ताकतों को सत्ता में आने से रोकिए। अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, ऐसे ही व्यक्ति को वोट कीजिए। आप इमोशंस में मत जाइए, ऐसे ही व्यक्ति को वोट कीजिए जो बीजेपी को हराने में सक्षम है। धन्यवाद।